हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिहार वंश के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें भारत में एक ही टाइम पे जो है 3 वंशों का शासन चल रहा था। तो आप हमें बताएंगे वो कौन कौन से वंश थे। तो पहला था हमारा पाल वंश, दूसरा था हमारा प्रतिहार वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। तो पाल वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? पाल वंश के बारे में। जिन्होंने पाल वंश का वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिहार वंश, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए हम प्रतिहार वंश देख लेते हैं। तो प्रतिहार वंश ये गाइस, इसकी शताब्दी की बात की जाए तो कब से कब तक चली थी? ये 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक जो है ये इनका शासन चला था। 730 से लेके 736 ईस्वी तक। कब से लेके? 730 से लेके 736 ईस्वी तक चला था। तो इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, जिनका शासनकाल 730 से लेके 756 ईस्वी तक था। उसके बाद आते हैं वत्सराज, इनका शासनकाल 775 से लेके 800 ईस्वी तक था। फिर आते हैं नागभट्ट द्वितीय, इनका शासनकाल 800 से लेके 833 ईस्वी तक था। उसके बाद आते हैं मिहिर भोज प्रथम, इनका शासनकाल 836 से लेके 885 ईस्वी तक था। गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है, इस वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था, परंतु इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाता है तो मिहिर भोज प्रथम को कहा जाता है। ठीक है। और प्रतिहार वंश को ही गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। आगे थे हमारे महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल था 885 से लेके 910 ईस्वी तक था। फिर महिपाल प्रथम आते हैं, 912 से लेके 944 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो यशपाल थे, जिनकी खुद से मृत्यु हो जाती है, स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। इनका शासनकाल जो है 944 से लेके 1036 था। इन्हीं के बाद इस वंश का नाश हो जाता है। ठीक है, ये वंश खत्म हो जाता है। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम किए। तो गाइज, एक है ग्वालियर प्रशस्ति। अगर ग्वालियर प्रशस्ति की बात की जाए तो उसके अनुसार इन्हें लक्ष्मण के छोटे भाई, ठीक है, सॉरी गाइज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार राम ने जो है लक्ष्मण ने अपने भाई राम की सेवा करी थी, उसी प्रकार इन्होंने क्या की थी? धरती माँ की सेवा की थी। इसलिए इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण का वंशज भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि प्रतिहार को ही द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल का मतलब आप द्वारपाल से नहीं समझिए, द्वारपाल का मतलब यह है कि ये धरती माँ के द्वारपाल थे। किसके द्वारपाल थे? ये धरती माँ के द्वारपाल थे। इन्होंने धरती माँ की सेवा उसी प्रकार की थी जिस प्रकार लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम की थी। इसीलिए इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण के छोटे राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना। ओके, चलिए आगे देखिए नागभट्ट। ठीक है, तो नागभट्ट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, नागभट्ट ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था। इनका मेन काम यही था कि ये इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इस वंश के जितने भी शासक थे, इनको मतलब खुद पे इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने अपने राज्य की कोई राजधानी ही नहीं रखी थी। इन्होंने कहा था कि जब ये कन्नौज पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी कन्नौज को जब इनकी राजधानी जो भी होगी वो कन्नौज ही होगी। तो कन्नौज, ये यहाँ पे कन्नौज तो ये 3 तरह से घिरा हुआ था। इधर से पाल वंश थे, ठीक है, इधर से प्रतिहार वंश थे, इधर से राष्ट्रकूट वंश थे। तो ये कन्नौज पे तीनों आक्रमण कर रहे थे, लेकिन फाइनली विजय कितने प्राप्त की? प्रतिहार वंश ने। ठीक है, प्रतिहार वंश ने। ओके, और ये दोनों हार गए। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? कन्नौज पर विजय प्राप्त करना और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना। तो अगला शासक आता है वत्सराज। वत्सराज जो है ये कन्नौज पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कन्नौज पर पूर्णतः विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज क्या थे कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की, तो वो तो वत्सराज थे। ठीक है, लेकिन कन्नौज पर पूर्णतः विजय किसने प्राप्त की और उसको अपनी राजधानी किसने घोषित किया, तो वो थे मिहिर भोज। ठीक है, तो इन्होंने कन्नौज पर पूर्णतः विजय प्राप्त की और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, यानी गुजरात की राजधानी बना दी। गाइज, ये पॉइंट आप दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये 2 पॉइंट जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की, तो वत्सराज ने की। कन्नौज को जो है पूर्णतः विजय पूर्ण रूप से किसने जीता और अपनी राजधानी किसने घोषित की, तो वो थे मिहिर भोज। उसके बाद गाइज, इस वंश का स्वतः धीरे धीरे ही नष्ट हो जाता है। और ये राष्ट्रकूट शासक एक थे इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? इंद्र तृतीय, जिन्होंने लास्ट में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इस वंश को ही नष्ट कर दिया। ठीक है, इस नगर को ही नष्ट कर दिया। उसके बाद एक अगले शासक आते हैं राष्ट्रकूट में, कृष्ण तृतीय। उन्होंने भी उत्तर भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया था। ओके, ये पॉइंट आप ये 2 पॉइंट याद रखिए। फिर इस वंश का अंतिम जो शासक था वो था, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यशपाल था, जिसकी 1036 में
मृत्यु हो गई, इसके साथ ही इस साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, इसके साथ ही इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो जैसे कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कन्नौज नगर को नष्ट किसने किया, तो वो थे इंद्र तृतीय। ठीक है, इंद्र तृतीय ने आक्रमण करके कन्नौज नगर को ही नष्ट कर दिया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो है क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की, तो वत्सराज किए। और कन्नौज पे पूर्णतः विजय किसने प्राप्त किया और राजधानी घोषित किया, तो वो मिहिर भोज थे। और जो है क्या कहते हैं, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो वो नागभट्ट थे। यही 4-5 पॉइंट हैं जो आपको प्रतिहार वंश से याद करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।